नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में राइज ऑफ सिख एम्पायर, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखो, ये इसलिए बैकग्राउंड पढ़ा जा रहा है, सिख एम्पायर के बारे में इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब पढ़ेंगे, आगे वीडियो डालूंगा मैं, तो उसमें ये सारा अगर बैकग्राउंड पता है तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि वो चीज कैसे और क्यों हुई। तो एंग्लो सिख वॉर तो हम आगे देखेंगे किसी वीडियो में, 2 या 3 वीडियो के बाद। उससे पहले हम सिख एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। सिख एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ का कितना फैला। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो सब जानते हैं, तो वो भी चीज यहाँ पे आएगी। तो देखो, सिख रिलीजन के बारे में। अब सिख रिलीजन कैसे फाउंड हुआ, वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक जी। तो सिख रिलीजन किनके द्वारा फाउंड किया गया? गुरु नानक जी के द्वारा, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी मतलब 1400 से 1500, तो मतलब 1500 से पहले इस सिख रिलीजन को फाउंड किया गया। गुरु नानक जी कब बॉर्न होते हैं? 1469 में। इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें रिवीजन पर्पज से हमें अगर बेसिक बैकग्राउंड पता चल जाता तो वो ओके होता है यार। अब उनकी डेथ होती है 1539 में। इन 1539 में गुरु अंगद देव जी क्या बनते हैं? सेकंड गुरु बनते हैं और फाउंडर हैं ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट के। इन्हीं के टाइम पे ही लंगर सिस्टम स्टार्ट होता है और इनकी डेथ हो जाती है 1552 में। उसके बाद आते हैं थर्ड गुरु अमरदास। ये बनते हैं गुरु अमरदास एट द एज ऑफ 73 में, और 1552 में ये गुरु बनते हैं। और 1574 में गुरु अमरदास जी के सन इन लो फोर्थ गुरु बनते हैं। उनका नाम क्या है? गुरु रामदास जी। ये इस्टेब्लिश करते हैं रामदासपुर, और जिसको आज के टाइम में बोला जाता है उस जगह को, रामदासपुर को क्या? अमृतसर। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करवाते हैं क्या? सरोवर। जो आप गोल्डन टेम्पल के साथ में जो सरोवर देख रहे हो ना, ये उसी सरोवर की बात हो रही है। और 1581 में गुरु अर्जुन देव क्या बनते हैं? 5th गुरु बनते हैं। कंस्ट्रक्ट करवाते हैं हरमंदिर साहिब। अब हरमंदिर साहिब कौन? ये मंदिर है भैया, गोल्डन टेम्पल जहां हम घूमने जाते हैं, उन्हीं का नाम था पहले क्या? हरमंदिर साहिब, जिसको आज के टाइम में हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। अब गोल्डन टेम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने गोल्डन वर्क करवाया था हरमंदिर साहिब में। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है किसके द्वारा? मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा, क्योंकि जहांगीर का बेटा रिवोल्ट कर देता है अपने फादर के अगेंस्ट, और वो वहां से भाग के किसके पास आ जाता है? गुरु अर्जुन देव की शरण में आ जाता है, उनके पास हेल्प मांगने के लिए आता है। और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। तो इसी की वजह से मुगल एम्परर जहांगीर गुरु अर्जुन देव को कहते हैं या तो आप इस्लाम धर्म अपनाइए वरना हम आपको मार देंगे, और उनको टॉर्चर करते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु बनते हैं 1606 में, वो बनते हैं गुरु हरगोबिंद जी। और गुरु हरगोबिंद जी इंट्रोड्यूस करते हैं, ही बिगन ट्रांसफॉर्मिंग सिख इनटू ए मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी। तो गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या? ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं वो सिख्स को मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी में। उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु हर राय जी। ये भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। सिक्स को क्या है? मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी में कन्वर्ट करते हैं। सिक्स को क्या है? वो ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। गुरु हर कृष्ण आते हैं उनके बाद, वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं। उसके बाद आते हैं गुरु तेज बहादुर जी, और इनको भी किसके द्वारा मार दिया जाता है? मुगल एम्परर औरंगजेब इनकी मृत्यु कर देते हैं भैया, और काफी टॉर्चर भी करते हैं। और उसके बाद जो 10th गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ही वेग्ड कांस्टेंट वॉर विद द आर्मी ऑफ औरंगजेब। और गुरु गोविंद जी 13 लड़ाइयां लड़ते हैं कॉन्स्टेंटली। किसके साथ? मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ। ही स्टार्ट खालसा पंथ। और खालसा पंथ किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? गुरु गोविंद जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इनके 2 बच्चे होते हैं जिनको मुगल एम्परर औरंगजेब मरवा देता है, और जो बाकी 2 बच्चे हैं उनको वॉल में कंस्ट्रक्ट करवा देता है। अंडर हिम सिख बिकम ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। और इन्हीं के टाइम पे ही सिख बिकम ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेस। गुरु गोविंद सिंह जी स्टार्ट खालसा पंथ, ये चीज हो गई इन 1769 में। और ऐसा नहीं है गुरु गोविंद सिंह जी कि सिर्फ वो मिलिट्री और पॉलिटिकल ही काम कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंड बाउंड्री करना। वो स्टार्ट कर देते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री को एक्सटेंड करना। ऑल्सो फोकस ऑन इस्टेब्लिश सिख एम्पायर, और इस चीज पे भी फोकस करते हैं कि सिख एम्पायर को इस्टेब्लिश किया जाए। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मुस्लिम कमांडर के द्वारा, जिसका नाम है वजीर खान। और इसके बाद क्या होता है? आफ्टर गुरु ग्रंथ साहिब को क्या है? लिविंग गुरु मान लिया जाता है। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को बिकम एन एक्सेप्ट ऑफ लिविंग गुरु।
ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब को ही लिविंग गुरु मान लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ट्रस्टेड डिसाइपल्स बंदा बहादुर 1708 में मुस्लिम कमांडर वजीर खान सीक्रेटली किल्ड गुरु गोविंद सिंह जी। तो भैया 1708 में गुरु गोविंद जी की सीक्रेटली मृत्यु कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मुस्लिम कमांडर वजीर खान के द्वारा। उनकी मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु मान लिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को एक्सेप्ट कर लिया जाता है लिविंग गुरु। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो ट्रस्टी थे, जो बंदा बहादुर, जो उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, वो क्या करते हैं भैया? रिवोल्ट कर देते हैं। किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ 8 साल तक। और मुगल्स की गद्दी पे कौन बैठे हैं? बहादुर शाह 1। और इसी टाइम में सिख कैप्चर कर लेते हैं सम पार्ट ऑफ अंडर मुगल एम्पायर। कुछ टेरिटरी जो मुगल एम्पायर के अंडर में आती थी उनको कैप्चर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? बंदा बहादुर जी के द्वारा। ही इस्टेब्लिश देयर रूल एंड इंट्रोड्यूस कॉइन। और बंदा बहादुर इस्टेब्लिश करते हैं अपना रूल और इंट्रोड्यूस करते हैं कॉइन। ये जो चीजें हो रही हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद और गुरु ग्रंथ साहिब को एक्सेप्ट करने के बाद कि लिविंग गुरु अब कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद जो बंदा बहादुर है ना, वो रिवोल्ट कर देते हैं मुगल्स के खिलाफ और वो कैप्चर भी कर लेते हैं कुछ टेरिटरी मुगल्स की और स्टैब्लिश करते हैं अपना रूल, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? कॉइन। इन 1713 में मुगल एम्परर बिकम फारूक सैयर। और 1713 में जो मुगल एम्परर है वो कौन बनते हैं? फारूक सैयर। और मुगल एम्परर 1715 में क्या कैप्चर करते हैं? वेकिन को कैप्चर कर लेते हैं, बंदा बहादुर को कैप्चर कर लेते हैं और इनको मार देते हैं 1716 में। अब भैया सिख जो कम्युनिटी है वो तो लीडरलेस हो गई है बंदा बहादुर की मौत के बाद। अब भैया जो सिख कम्युनिटी है वो तो लीडरलेस हो गई ना आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर। और यही वो टाइम था जब यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप बनता है बंदाई और एक बनता है तत् खालसा। ये थोड़े से लिबरल थे और ये थे भैया ऑर्थोडॉक्स। जैसे हमने आईएनसी में पढ़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही 2 ग्रुप निकलते हैं। एक निकलता है मॉडरेट और एक निकलता है क्या? एक्सट्रीमिस्ट। वैसे ही बंदा बहादुर की डेथ के बाद इनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदे थे ना, जो मिनिस्टर थे, वहां से 2 ग्रुप बन के आते हैं। एक बनता है बंदाई, जिसको वो थोड़े से लिबरल सोच वाले थे, और एक बनता है तत् खालसा, ऑर्थोडॉक्स जो थे ऑर्थोडॉक्स। द रिफ्ट डिस्टेंस गैप कह सकते हो अमोंग द फॉलोअर्स एंडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भाई मानी सिंह। और जो इन ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस था ना, जो रिफ्ट थी, जो गैप था, वो किसके द्वारा खत्म किया जाता है? किनके इन्फ्लुएंस से खत्म किया जाता? तो भाई मानी सिंह जी के द्वारा। ये जो इनके बीच में 2 ग्रुप्स के बीच में जो गैप आ गया था उसको कम किया जाता है कि भैया तुम ही लड़ते रहोगे तो इन मुगल्स का क्या करेंगे, फिर हम ये तो हम पे और हावी हो जाएंगे। तो इनमें जो गैप था उसको खत्म किया जाता है कि इनके द्वारा, भाई मानी सिंह जी के द्वारा। आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद, कपूर सिंह फैजलपुरिया ऑर्गेनाइज द सिख। 60 साल के बाद कपूर सिंह फैजलपुरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी सिख को इकट्ठा लेके आते हैं और कहते हैं भैया हमारा ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, हम कैसे अलग अलग बट गए हैं वो चीज नहीं होनी चाहिए। और वो इनको सारे सिख कम्युनिटी को एक इकट्ठा लेके आते हैं अंडर द बैनर ऑफ दल खालसा। भैया अब कोई किसी भी चीज को आप मतलब भाई ऐसा है ना, कोई भी पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा लेके आना तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी ना, जिसके एक भाई स्लोगन्स भी बनाने पड़ते हैं, झंडा भी बनाना पड़ता है कि भैया ये झंडा है हमारा। तो दल खालसा के अंडर, बैनर ऑफ दल खालसा के अंडर में सारे सिख्स को इकट्ठा लेके आया गया। और ऑब्जेक्टिव क्या था दल खालसा का? यूनाइट द फॉलोअर ऑफ सिखिज्म। जो भी सारे सिख्स हैं उनको यूनाइट किया जाए, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। दल खालसा हैव 2 सेक्शन, और दल खालसा में भी 2 सेक्शन थे। एक था बुद्धा दल और एक था तरुणा दल। अब बुद्धा दल में क्या था? आर्मी ऑफ वेटरन सोल्जर, जो भैया रिटायर हो चुके थे ना, जो सीनियर थे, उनकी आर्मी थी। किसमें? वो थे किसमें? बुद्धा दल में, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकें। और जो तरुणा दल था ना, इसमें थी आर्मी ऑफ यंग्स, जो भी यंगस्टर थे, जो यंग बंदे थे, उनको इसमें ज्वाइन करवाया गया, उनको इनमें रखा गया। किसमें? तरुणा दल में। तो आपके माइंड में 2 चीज आएंगी कि भैया दल खालसा के 2 सेक्शन थी, तो दल खालसा में 2 सेक्शन में कौन कौन थे? तो एक ग्रुप का नाम है बुद्धा दल। तो मतलब क्या है? जो सीनियर्स हैं, जो वेटरन रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पे आर्मी सोल्जर थे। मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से
सिखाते थे। और दूसरा जो तरुणा दल था ना, इसमें क्या थे, यंगस्टर थे, बिल्कुल यंग आर्मी मैन थे। उसके बाद भैया 1780 में बात है कि जब मुगल एम्पायर बिल्कुल वीक था। क्योंकि ये कैसे पता चला वो वीक है? द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली क्रिएट ए कंफ्यूजन एंड एनार्की इन पंजाब। जब पंजाब के ऊपर इनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है तो मुगल एम्पायर की वीकनेस शो होती है कि भैया मुगल एम्पायर कितना वीक है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भैया इन्वेड करते हैं हिंदुस्तान को 8 टाइम्स बिटवीन 1748 से और 1767 तक, और इस टाइम पे कोई भी ऐसी सेंट्रल पावर नहीं थी जो इसको रोक सके। तो एक साइड में तो अपने भाई इंडिया में मुगल बिल्कुल वीक हो चुके थे, दूसरी साइड में क्या है, नो बडी स्टॉप हिम, चलो ये ठीक हो गया, नॉट इवन मुगल एम्परर। अहमद शाह अब्दाली डाइड इन 1773 में इसकी मृत्यु हो जाती है कैंसर की वजह से। एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन हेल्प द ऑर्गेनाइज दल खालसा टू कंसोलिडेट फर्दर। और यही वो सिचुएशन की सारी साइड, उस साइड में अहमद शाह अब्दाली वीक हो गया, तो इंडिया में भैया मुगल एम्परर बिल्कुल वीक है, ठीक है, मुगल्स बिल्कुल वीक हैं। तो यही टाइम था कि जहां पे सिख पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यही वो टाइम था जहां पे ये अपने सारे सिख्स को क्या है, यूनाइट कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो इन्होंने किया, इस चीज का इन्होंने अच्छे से फायदा उठाया। और इन दल खालसा मिसल्स, अब मिसल्स होती थी, जैसे कि मिसल्स क्या है, एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है स्टेट भी कहा जा सकता है, और ये इक्वल यानी अलाइक। से हमने मराठा वॉर में, मैसूर वॉर में पढ़ा कि भैया प्रोविंस का हमने नाम सुना, तो वैसे ही आप इनको कह सकते हो प्रोविंस, लेकिन यहाँ पे सिखों के द्वारा इसको क्या बोला गया, मिसल्स। ड्यूरिंग 1763 से 1773 तक ये काफी एरिया में पंजाब में मिसल्स रूल इन बिग पार्ट ऑफ पंजाब। वेस्ट में अटोक पाकिस्तान में है ये आज के टाइम में, ठीक है, वहां तक ये मिसल्स रूल कर रही हैं अलग अलग पार्ट में। साउथ में आप देखोगे मुल्तान आज के टाइम में पाकिस्तान में यही, और नॉर्थ में हिमालयन जो रीजन है वहां तक ये मिसल्स रूल कर रही हैं। सहारनपुर जो आज के टाइम में यूपी में है, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ पंजाब में ये रूल करे, क्योंकि पहले हरियाणा भी तो क्या है, पंजाब का ही पार्ट था ना। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे पार्ट में सब मिसल्स रूल कर रही थी, और इन एवरी मिसल्स वर बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो हर एक मिसल्स में क्या है, इक्वालिटी का जो ये प्रिंसिपल है इसको फॉलो किया जाता था, विद ऑल द मेंबर्स हैविंग एन इक्वल वॉइस इन डिसाइडिंग द अफेयर ऑफ द मिसल। भाई जो भी लोग होते थे ना, वो सारे मिलकर अपने मिसल्स के प्रॉफिट के लिए, उनके भाई बेनिफिट के लिए जो भी सारे डिसीजन होते थे वो मिलके लेते थे, ठीक है। और एवरी मिसल में, और हर एक मिसल में एक चीफ होता था, चीफ एंड अदर ऑफिसर होते थे, मतलब मिनिस्टर कह सकते हो उनके नीचे, ऑफ द मिसल वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द मिसल्स। और उनको भी इलेक्ट किया जाता था, जो मिसल्स में मेंबर है ना उनके द्वारा ही उनको इलेक्ट किया जाता था। मींस डेमोक्रेटिक जो स्टेप था ना वो यहाँ पे था। इन मिसल्स में क्या है, चीफ होता था और अदर ऑफिसर भी होते थे, इनको इलेक्ट किया जाता था जो मिसल्स में मेंबर है ना उनके द्वारा। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्शन के द्वारा इनको बैठाया जाता था अपनी अपनी पोस्ट पे। तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप था भाई। मिसल्स वर प्रीटी सोवरन इन देयर इंटरनल मैटर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी मिसल एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता था। इन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो सारे मिलके रहते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिसल वॉज बेस्ड ऑन गुरुमता संघ विच वॉज इसेंशियली ए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब क्या है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ना मिसल्स का, वो बेस था किस पे, गुरुमता संघ के बेस पे, उनके सिद्धांत के ऊपर। और जो क्या था ये गुरुमता संघ क्या था, विच वॉज इसेंशियली ए पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था ये। दोस्तों आपको इस वीडियो में सिख एम्पायर का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।